नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सरकार ऑलमोस्ट बन जाएगी। बुधवार को ओथ सेरेमनी कहा जा रहा है कि हो जाएगी, लेकिन इस सरकार के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर एक पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अपने अपने घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे प्रलोभन देती है जिसको कंप्लीट कर पाना बड़ा मुश्किल से हो जाता है, जिसको अमल कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा ही इस सरकार के भी लिए है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बड़ा अपोजिशन उनके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के पास 29 दिग्गज ऐसे नेता हैं जिनका अनुभव भी है और जिन्होंने असेंबली में बतौर सत्ता पक्ष और बतौर विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभाई है। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये, हालांकि 370 और 35 को लेकर के खामोश हैं। अगर पाकिस्तान से बातचीत की बात की जाए उस पर भी खामोशी है। अगर बात की जाए कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा करेंगे, वो भी एक खामोशी है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि क्या सरकार अपने कार्यकाल में स्टेटहुड का दर्जा दिलवा पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि अपने प्रचार में ये बार बार कहते रहे हैं कि माइनिंग माफिया, लीकर गैंग, ये सब भाषाएं इस्तेमाल की गई थी। क्या इन पर अंकुश लग पाएगा? बेरोजगारी का ढंका पीटा गया था, क्या रोजगार दिलवा पा सकेंगे ये? और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, उस पर तो नियंत्रण इनका है ही नहीं। स्टेटहुड एक बहुत बड़ा इशू है। क्या पहली ही काबीना में और पहले ही सत्र में उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब केंद्र सरकार कितना इसको लेती है, क्योंकि मुझे याद है कि 2000 में जब 3 बहुमत था, पूरी मेजॉरिटी थी, उस दौरान इन्होंने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के इस प्रस्ताव को उन्होंने टर्न डाउन कर दिया था और डिब्बे में डाल दिया था। क्या इस स्टेटहुड के प्रस्ताव को लेकर क्या होगा, ये सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो हमारे भावी आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मनोबल बढ़ चुका है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक चपरासी तक का तबादला नहीं करवा सकता हूं, लेकिन अब आत्मविश्वास बढ़ा है। लोकसभा में हार के बाद, उसके बाद दोनों सीटों पे विधानसभा में जीत अर्जित करने के बाद उनका जो आत्मविश्वास है 7 में आसमान के ऊपर है। पहले हम बताते हैं कि उन्होंने बीसीसीआई से ये साफ कहा है कि एक मैच जो है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में करवाया जाना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है और कितना आत्मविश्वास उनका बढ़ा है। मैच देखा, बख्शी स्टेडियम में देखा, तो कैसा महसूस हुआ, कैसा अच्छा लगा? श्रीनगर में इस तरह के क्रिकेट मैच, वो भी डे नाइट लाइटों में, अच्छा हुआ। और जो मतलब श्रीनगर के लोग मैच देखने आए, उनमें जो जोश और जो उत्साह, हर शॉट पे ताली, हर शॉट पे सीटी। आज तो शायद कल के मुकाबले में लोग थोड़े कम थे, कल तो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हमें इन चीज़ों का ही इंतज़ार था और इन चीज़ों से हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उन्हें भी थोड़ी सी एक्सपोजर मिल जाता है, मौका मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे भी बच्चे जो हैं इस तरह के मैच यहाँ खेलेंगे। उमर साहब, पहले तो आप तो खेलता ही नहीं हूँ ना, मैं गोल्फ जो है अपने वालिद साहब को खेलते हुए देखता हूँ। जहाँ तक क्रिकेटर्स हैं, पुरानों में तो सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे फ़िलहाल जो खेल रहे हैं उनमें विराट कोहली, पुरानों में से इरफान पठान, यूसुफ पठान, शिखर धवन, इन तरह के क्रिकेटर्स का जो है उनका खेलने के तरीके से ही दिल खुश हो जाता है। आज इरफान ने भी 50 मारी है और ज़बरदस्त जी। उनकी टीम की तो हालत पतली थी, जब तक वो और उनके भाई मैदान में उतरे तब जाके स्कोर थोड़ा ठीक हुआ। किसी ना किसी को तो हारना ही होता है, जिस तरह इलेक्शन में कोई जीतता है कोई हारता है, तो मैच में भी यही हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अच्छी तरह से खेला जाए तो सबसे बड़ी बात है। उमर साहब, करने के लिए तो हम चाहते हैं और उसके लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये मैच यहाँ लाने के लिए भी इतना आसान नहीं था। यहाँ पे इस ग्राउंड में पिच बनाना, हमें अपने जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको ठीक करना होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना होगा।
वहाँ लाइटें लगवानी होंगी ताकि डे नाइट मैच जो है वहाँ पे मुमकिन हो। और उसके बाद फिर हम BCCI से गुजारिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमें इस तरह के मैच जो हैं वो देना शुरू करें। सर इनका टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना ना, मेल के थ्रू या फैक्स के जरिए से ना ही सब कुछ हो सकता था। हमने एक बार फैक्स के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की और फैक्स मशीन चला नहीं ना। तो मेहरबानी करके आप हमारी हुकूमत को फैक्स के जरिए चलवाओगे तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। हम ना मेहरबानी करके आप टेक्नोलॉजी अपने दफ्तर में रखिए, हमें अपने तरीके से करने दें। एक प्रोसीजर है ना, प्रेसिडेंट्स रूल लगा है यहाँ पिछले 6 साल से। अब प्रेसिडेंट्स रूल को ख़त्म करने के लिए कैबिनेट का नोट बनाना होता है, राष्ट्रपति भवन भेज के वापस फिर होम मिनिस्ट्री। बीच में छुट्टियाँ आई, आज दशहरा की छुट्टी है, कल संडे है। इंशाल्लाह मंडे तक ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ट्यूसडे को हम अपनी तैयारी। तो दर्शकों, आपने देखा आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की चमक बता रही थी। लेकिन मुझे शेर याद आ रहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आप किस तरीके से, हालांकि प्रेसिडेंट रूल को लेकर के खत्म करने के लिए अर्जी जारी की जा चुकी है और जल्द इस पर फैसला भी लेगा। चर्चा करेंगे। मेरे साथ सरबजीत सिंह हैं, सरबजीत सिंह जोहल बीजेपी से। सरबजीत जी, आपका स्वागत है। इस साइड पे मनीष साहनी जी हैं, उद्धव ठाकरे गुट से हैं, और दीपांकर भट्ट। दीपांकर जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से करते हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से आप स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलवाएंगे? सर्वप्रथम विनोद जी, आपको और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की तमाम जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं कि 10 साल के बाद जनता की सरकार आ रही है। 10 साल के बाद महिलाओं की, युवाओं की और जो ऐसे तबके हैं जिनको दबाया गया, जिनका शोषण किया गया, अब उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। और सरकार के अपने जो वादे किए गए थे उसमें सर्वप्रथम हमारा जो वादा है कि स्टेटहुड हमने किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को वापस देना है। महाराजा हरी सिंह जी की रियासत, फूलों से सजाई हुई रियासत, जिस रियासत पे अपनी गंदी राजनीतिक नज़र भाजपा RSS ने डाली, उस रियासत का दर्जा छीन के यूटी बना दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि रोज़गार आएगा, आतंकवाद का समाप्त हो जाएगा आतंकवाद, और यहाँ पे पुनः प्रगति, खुशहाली आएगी। मगर 10 सालों में क्या हुआ? यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया, सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो गई, बेरोज़गारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे पूरे हिंदुस्तान में आ गया। ये 10 साल में भाजपा की कारकर्दगी थी। जितने भी रिसोर्सेज थे बाहर के लोगों को उसका हक दिया गया। हमारी ज़मीनों को छीनने की कोशिश, हमारे रिसोर्सेज को छीनने की कोशिश की गई। और इन सब चीज़ों को अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो स्टेटहुड है, वो पूर्ण राज्य का दर्जा है। पूर्ण राज्य का दर्जा मतलब सरकार ही नहीं बल्कि दीपांशु जी, जब आप महाराजा हरि सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उन्होंने देखा हुआ दौर जिस तरीके से आपने रियासत से उनको बाहर निकाला था। बिल्कुल भी मुझे नहीं। लगता है सरबजीत जी भी सहमत होंगे। सरबजीत और RSS भाजपा तो ये झूठे प्रचार में सहमत रहती ही है, मगर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल बिलीफ है, हमने हमेशा महाराजा हरि सिंह जी को इज्जत दी है, हमेशा उनको सर्वप्रथम रखा है, हमेशा उनकी जो वाणी है, उनका जो सामाजिक समानता का जो मंत्र है, वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक नीतियों में जम्मू कश्मीर में हमेशा लाया। सवाल तो ये भाजपा से पूछना चाहिए, अगर आप महाराजा हरि सिंह जी की इज्जत करते हो तो उन्हीं के राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? उन्हीं के राज्य को आपने 2 फाड़ क्यों किए? उन्हीं के नाम से हमारी ज़मीन जायदाद बाहर वालों को देने का हक आपने कैसे दिया? उन्हीं के नाम से डोगरा सर्टिफिकेट आपने कैसे छीनी? उन्हीं के नाम से हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट कैसे छीना? ये तो महाराजा हरि सिंह जी के दिए हुए तोहफे थे जम्मू कश्मीर को। और मैं दोबारा ये आपको बताना चाहूँगा, स्टेटहुड का मतलब ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस एम्पावर होगी। स्टेटहुड का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का आम जनमानस एम्पावर होगा, जम्मू कश्मीर की महिलाएं एम्पावर होगी, जम्मू कश्मीर का बेरोजगार नौजवान एम्पावर होगा। इसलिए हम स्टेटहुड की मांग करते हैं। और भाजपा ने तो खुद बोला, इनके हमारे प्रधानमंत्री ने, कि चुनाव के बाद स्टेटहुड देंगे। अब हम स्टेटहुड इनसे छीन के रहेंगे क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी ये है। जी सरबजीत जी, इन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको बिल्कुल हक नहीं है। महाराजा हरि सिंह को कैसे इन्होंने यहां से निकाला था, कैसे शेख अब्दुल्ले को यहां सत्ता सौंपी और यहाँ सभी जो डोगरा थे उनका कत्ल किया। मैं समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह के नाम पे तो इनको एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहिए और इनको हक की कोई नहीं है। रही बात यहाँ स्टेटहुड देने की,
आप समझते हैं कि इससे पहले कैसे हालात थे जम्मू कश्मीर में, क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर में, कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान हो रहा था, कैसे रोज़ पत्थर जो थे बेल्ट फोर्सेस पे मारे जा रहे थे, रोज़ हमारे लोग शहीद बेल्ट फोर्सेस के हो रहे थे, 50,000 से ज़्यादा नौजवानों की हत्याएं करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है। और यहाँ एक जो खून की भट्टी है उसमें सारे युवाओं को झोंक दिया। पाकिस्तान का कैलेंडर चलाया जाता था, पाकिस्तान जो कहता था वही चलता था, हुर्रियत का राज था। ये सब मिटाने को माननीय प्रधानमंत्री जी को 10 साल लग गए। और आज कश्मीर में राहुल गांधी भी वहाँ चौक पे लाल चौक जाके बिना सिक्योरिटी के आइसक्रीम खाता है, प्रियंका गांधी भी बिना सिक्योरिटी के लाल चौक घूमती हैं। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में तिरंगा उठाने वाले आज कश्मीरी भी खुद तैयार हैं। ये सब बातें आज सोचने वाली बात है। रही बात स्टेटहुड की, स्टेटहुड के लिए मैं समझता हूँ कि नीति और नीयत इनकी पहले देखनी पड़ेगी। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे हैं, पाकिस्तान से बात होगी, ट्रेड शुरू होगा और यहाँ से हमारा ट्रकों में सामान जाएगा, उधर से गोला बारूद आएगा, ये सिक्योरिटी का मसला है। मैं समझता हूँ कि नीति और नीयत ये सबसे पहले देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आज आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रह सकता कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद एक दो चीज और ऐड करूँ, एक दो चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि कश्मीर में आज इतना टूरिज्म आया हुआ है वहाँ पर। ये सब माननीय प्रधानमंत्री और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उनकी देन है जी। आज वहाँ टोटल होटल पैक है, वहाँ शिकारे वाला खूब पैसा कमा रहा है, आज वहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं वो पैसे कमा रहे हैं। ये माहौल जो पूरा बनाया है ये सारा भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है जी। और ये लोग इनको तो ऐसा ही कहेंगे कि जैसे गुलाब का फूल अगर आप किसी नाम नहीं लेना चाहिए, बांदर के हाथ दोगे तो वो खुशबू नहीं, वो उसको पोर देगा, है ना, डोगरी में कहावत है जी जी। तो ये हमें इनकी नीति और जो नीयत है उस पर शक है कि कहीं ये दोबारा कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को उस आतंक की जो भट्टी है उसमें न झोंक दे। तो ये नीति और नीयत का देखना पड़ेगा जी। दीपांशु जी, आप क्या कहेंगे? आप तो 13 जुलाई 1931 के दिन को शहीदी दिवस मनाते थे जो राजा के खिलाफ बगावत हुई थी, और आज आप महाराजा हरि सिंह के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो दोनों चीजें आपस में मैच यानी मिसमैच हो रही है, मैच नहीं कर रही हैं। आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता बेतुकी बात, तथ्यहीन बात, ऐसी बात जिनका ज़मीन पे कोई सर पैर है ही नहीं, वैसी वाली बातें जनता के सामने रखी। जनता समझदार है, उनको जवाब दे चुकी है। इन्होंने कुछ बातें की, हर एक पहलू पे मैं गौर करना चाहूँगा। पाकिस्तान से ट्रेड चालू होगा, पाकिस्तान से बात होगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई, जो पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती है, जो पीडीपी पाकिस्तान से फ्राइट ट्रेड चालू करवाने की बात करती है, जिस पीडीपी ने आपसे हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में 4000 स्टोन पेल्टर्स को छोड़ा था, जिस पीडीपी ने मसरत आलम को छोड़ा था, जिस पीडीपी ने आयशा अंद्राबी का पोस्टर कश्मीर में लगाए थे, तब आप तो उनके साथ सरकार में भागीदार थे। तब आपकी राष्ट्रवाद की भाषा कहाँ थी जो अभी आप यहाँ पे कैमरा के सामने बोल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्विट नहीं किया था आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के बाद आपकी नीयत खराब थी। आपने स्टेट के 2 टुकड़े करने थे, आपने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी यहाँ लानी थी, अंबानी अदानी को यहाँ की जमीनें बेचनी थी। इसके लिए आपने अपना एक बड़ा आरएसएस का मंशूर हमारे सामने रखा था। और ये किस आतंकवाद की बात करते हैं, और ये किस यहाँ पे कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, श्रद्धालुओं की बसेस पे अटैक हो जाता है। यहाँ पे आरएसएस की जानकारी हमें पता है, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी संगठन जो कोई है हिंदुस्तान का, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जम्मू कश्मीर में आपका सूपा साफ हो चुका है। आप दोबारा विपक्ष में जाके विपक्ष का काम कीजिए। सत्ता चलाने की हैसियत आप लोगों की नहीं है, आपके मन में खोट है। आप चाहते जम्मू कश्मीर का सौदा करना, किस मुंह से आप ये बात करते हैं? स्टेट जब आपने हमारा छीन लिया, डोगरा सर्टिफिकेट हमारा छीन लिया, बेरोजगारी आपके जितेंद्र सिंह एमओएस बनते हैं,
बीएसएफ सीआईएसएफ के नौजवानों को झूठे वादे करते हैं, कहते हैं नौकरी पक्की देंगे। आज एमओए साहब कहां पे, सामने आके जवाब क्यों नहीं देते? आपके देवेंद्र राणा साहब कहते थे 10 दिन में हम पूरे परमानेंट कर देंगे, परमानेंट क्यों नहीं कर पाए? यहाँ पे रैबरिक है, सरकार आपकी आई आ रही है तो आपने हम करना है, हमने थोड़ी करना है। दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। करके क्या दिखाएंगे? आपके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, जो भाजपा की वजह से खाली पड़ी है, उसको भरने का काम करेंगे। कांग्रेस के साथ जाएगी ना, 25 लाख का उनका भी बेड़ा इंश्योरेंस गर्क है। हम हर परिवार को देंगे। घर की महिला मुखिया को 3,000 रुपए देंगे। बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए का हर नौजवान को देंगे। हमने हमारा इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस पार्टी का, 1947 से आज तक जो बातें हम करते हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं, वो करके देते हैं। आपका भी सूखा साफ हो चुका है। क्या बात, चुनाव में हार भी होती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, सुषमा स्वराज की चुनाव हारी है। सियासत चुनाव हारने से खत्म नहीं होती। वो आपको निकाल रहे हैं, रुक जाइए, वो आपको निकाल रहे हैं, आपको साथ में नहीं ले रहे हैं नेशनल कांग्रेस। 2-4 दिन में देख लीजिए 6 लोग आपसे जीते हैं फूट डालो और सब जगह अपनी नहीं होती। उमर फारूक को भी पता है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे को भी पता है कि इनके साथ जाएंगे तो डूब जाएंगे। थोड़ा आप तमीज से नाम लीजिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला साहब को, और हमारी लीडरशिप कलेक्टिवली यहाँ पे इंडिया अलायंस है, यहाँ पे आरएसएस का, यहाँ पे हमको पानी नहीं पीने की जरूरत है। हमको पता है सरकार कैसे चलानी है। आप विपक्ष में जाके त्रिकुटा नगर में जाके बाहर जाके गले में प्याज मिर्चियों की मालाएं पहन के जानकारी होनी चाहिए। आप कश्मीरी पंडित है, आपको पता होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का अगर किसी ने भाजपा की दर्द वजह सहा से है पलायन हुआ है ना, मेरा। तो भाजपा और आरएसएस ने सहा है। 1990 में आप आपकी वजह लोगों से ने पलायन हत्याएं हुआ। करवाई, आपका आपको गवर्नर, पता ही नहीं आप आपकी कहां सरकार, आ गए। आपको तो कश्मीरी समाज भी माफ नहीं करेगा। आपका प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रवक्ता बन के आ गए, आपको जानकारी नहीं है कुछ। बिना जानकारी के यहाँ खड़े हो गए, आरएसएस के खिलाफ के बोल रहे हो। आपको मालूम ही नहीं है, जाके पूछिए कश्मीरी पंडितों को। 99% वोट भाजपा को देते हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आपको मालूम ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों के ऐसा बिना मतलब आप किसी के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। हम तो आरएसएस के खिलाफ रहेंगे हमेशा। आपकी वजह से जम्मू चलिए कश्मीर में चलिए आता है। दीपांशु जी और दीपांशु जी और मैं पंडित समाज पंडित समाज सर, कांग्रेस के साथ है, पंडित समाज हमारे साथ आरएसएस इस है। पंडित समाज को ठेकेदार मत बनिए। पंडित समाज को बेचने का काम किया आपने। जब भी इलेक्शन होते हैं पंडित समाज को बेचते, शर्म आनी चाहिए भाजपा को। 10 साल में एक काम गिना दीजिए पंडितों के लिए क्या किया आपने। दीपांशु जी, डॉक्टर सुखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। ताज तो मिला है लेकिन कांटे बड़े हैं इसमें, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आपके मैनिफेस्टो की तुलना और सरकार के गठन को देखा जाए तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, इसमें नो डाउट के जम्मू कश्मीर को चलाना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। देखिए 10 सालों के बाद हमें जो लोकतंत्र की एक जीत हुई है, जो बीजेपी ने इस 10 सालों में हमारी स्टेट को बद से बदतर कर दिया था, तो इसमें हमारे बहुत सारे वोटर्स ने अपना मतदान देकर और बीजेपी को उसकी असली नीतियों का जो खमियाजा था वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। आज ये विपक्ष में खड़े हैं। तो देखिए इन 10 सालों में हमने बहुत सारी चीजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो फेस की हैं, खासतौर पे हमारे जम्मू रीजन ने जो एक वक्त था कि कश्मीर को कहा जाता कि वहाँ बहुत बड़े बड़े अटैक होते थे मिलिटेंट्स के, तो इन 10 सालों में हमने जो यूटी बनने के बाद जम्मू रीजन को जो टारगेटिंग किया गया, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो 10 सालों में बीजेपी की नीतियां थी वो फेल हुई हैं। जैसे आपने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, इसको मैं समझता हूँ हमारा मैनिफेस्टो बेसिकली ये लोगों की आवाज है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो सोच है, हमें उसको सामने रख के जो हमारा मैनिफेस्टो है। और मैं आपको ये बहुत जल्द ही हम आपको बताएंगे सरकार बनने के बाद कि हमने अपने मैनिफेस्टो की जो चीजें हमने बोली हैं, ये लिखी हैं, हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उनका हक देंगे जो जरूरत है इस वक्त जम्मू कश्मीर को। डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो? वो चाहते हैं कि जो राजनीतिक बंदी हैं, किसी कानून के तहत ही उनको जेलों में रखा गया, उनको रिहा किया जाए? क्या जम्मू कश्मीर का यूथ चाहता है कि अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ संबंध रखने वाले लोगों को मिली हुई नौकरियां जो वापस ली गई हैं वो दोबारा बहाल हों? ये इसका जवाब दे दीजिए। सर देखिए, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर का तकरीबन 27 से 28 हजार जो युवा हमारा है। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जो एंटी नेशनल है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी साथ नहीं देती। हाँ देखिए, जिनके ऊपर केसेस डाले गए हैं, जो फेक केस हैं, या जिनको ऐसे ही अंदर 10 साल हो गए जिनको जेलों में डाला हुआ है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि जो लोग बेगुनाह हैं
उनको हम उनका हक दिलाएंगे। हाँ, अगर किसी के ऊपर कोई एंटी नेशनल चीज प्रूफ होती है तो उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका अलग स्टैंड है। इसमें नो डाउट के 1947 से लेकर आज तक जो जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुस्तान का अगर किसी ने झंडा उठा के रखा है जो संविधान को मानने वाली है, वो वाहिद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है। तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, हमारे जयशंकर जी इस वक्त पाकिस्तान की यात्रा पे हैं, तो बातचीत करने के लिए गए हैं। एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर में सीजफायर वायलेशन अगर इस वक्त हुआ है, अगर तो वो बातचीत से हुआ है। देखिए, हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हैं, अगर हम चाइना के साथ चला सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ भी क्यों नहीं चला सकते। मैं आपको वाजपेयी जी के वो बोल जरूर याद करवाऊंगा कि उन्होंने जब बस यात्रा निकाली थी तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि भाई पड़ोसी बदले नहीं जाते। हाँ, हम हालात को सामने रख के जो चीजें जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाने के लिए अच्छे रहो, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा होगा, तो उसमें एक जरूर अच्छी चीज राजनीति के थ्रू हम जरूर करेंगे। जो हमारे साथ पड़ोसी देश हैं, उसका रिलेशन दो बनाएं। सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन बेकसूर हैं युवा? क्या वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी, या फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा जो टेरर फंडिंग क्रॉस एलओसी ट्रेड से होती रही है या आम एम्यूनिशन आता रहा है, क्या उसको दोबारा बहाल करने की चिंता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? नहीं सर, जो टेरर फंडिंग है इसको अगर आप क्लियर कर दें, अगर भारत सरकार के पास कोई आंकड़े हैं कि हाँ भाई इन लोगों को टेरर फंडिंग हो रही है या ये लोग टेरर जो फंडिंग है उसका यूज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे न्यायपालिका का काम है उनको सजा देना। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऊपर केस डाले गए मगर वो आज तक उनकी ट्रायल नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी हक दिलाना, वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, उनका भी हक है इस जम्मू कश्मीर में आजादी से रहना। देखिए, ये चीज अलग है। हमारा आज युवा जो जम्मू कश्मीर का, ये हिंदुस्तान के टॉप नंबर पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एंगेज करना। एक वक्त था कि यहाँ जो लोग सरेंडर करके आते थे उनको नौकरियां मिलती थी। अगर वो देश का संविधान मान रहे हैं, देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, देखिए इंजीनियर रशीद साहब की इस वक्त बाहर आके उनको पैरोल मिलना और वो प्रचार करना, एक वक्त था वो इंजीनियर रशीद साहब उन लोगों के साथ थे जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश की। तो आज एक वक्त था कि वो कहते थे कि हमारी जो हम संविधान को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आपको सामने रख के हम बात करनी चाहिए कि आज अगर लोग जो कल तक गन उठाकर जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज तो देश के संविधान को मान के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों में जो आज क्या फर्क है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहेगा इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, तो हमने इस चीजों को सामने रखना। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सुखविंदर सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस थे और इन्होंने तर्कसंगत तरीके से ये कहा कि जो मैनिफेस्टो है युवाओं की सोच के मुताबिक बनाया गया। मैंने सानी जी विनोद जी एक मिनट के लिए मैं बोलूं जी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये डेवलपमेंट को छोड़ के ये हमेशा एंटी नेशनल लोग जिनको छोड़ना है, निकालना है, देखना है, पाकिस्तान है वहाँ बात करनी है, इनको इन लोगों में इन बातों में ज़्यादा रुचि रहती है, ना कि ये देश हित की कोई बात करें, कोई नेशनलिटी की बात करें, कोई देश के प्रति प्रेम की बात करें, वो इनको कुछ नहीं दिखता है। इनको हमेशा ये दिखता है कि नहीं हमें पाकिस्तान से बात करनी है, वो हमारा पड़ोसी है। अरे भाई, वो डंडे से ठीक हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सावला कोर्ट से जहाज क्रॉस कराए और वहां पर तबाही की, फिर वो चुप हुआ है। इससे पहले तो ये बात करते रहते थे ना, 70 साल तक तो रोज गोले पड़ते थे। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, वहां से मैं जीता हूँ, वहां तो रोज गोले पड़ते थे। लेकिन ये इनको पता नहीं क्यों इतना प्रेम है एंटी नेशनल। मनीष जी, आप सुझाव दे रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को फिलहाल कैबिनेट का विस्तार नहीं करना चाहिए जब तक फुल फ्लैज स्टेटहुड नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक आपका है? देखिए, पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, आज भी रस्सी जल गई, मगर वो कहते हैं ना बल नहीं गया दूसरों को। अरे रस्सी 31 सीटों पे आ रहे हैं, 50 का दावा करते थे, 55-60 का, 370 वॉट का करंट लगा, 370 वॉट का करंट दिया बीजेपी, वहां बीजेपी को कश्मीर ने। वो कम से कम आपको देखिए जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप अपने शुरू में बहुत सारी सरकार के लिए चुनौतियां गिना रहे थे कि जम्मू कश्मीर के पास राज्य का दर्जा नहीं है, भ्रष्टाचार है, काला बाजारी है, जम्मू कश्मीर में खनन माफिया, ये सब किसकी देन है? बीजेपी शासनकाल की देन है। उससे नई सरकार लड़ेगी और जनता ने अपना जनमत दिया है।
सरकार को गठन करने दीजिए। जहां तक आपका सवाल है, देखिए जम्मू मनीष जी, कश्मीर आप को सरकार- राज्य का दर्जा बहाली सबसे पहला हक है और ये बीजेपी का वादा है हम भी जम्मू कह रहे कश्मीर हैं, की हम भी जनता कह से। रहे हैं। जम्मू लेकिन कश्मीर की अरे जनता क्या, अरे नीति और बोलने तो नियत दीजिए, पे तो बोलने आने तो तो दीजिए। पहले। नियत आपकी भी बता रहा हूं मैं। हाँ। जम्मू कश्मीर को जब पुनर्गठन किया गया था उस समय वादा किया गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। तो मैं तो अपील करता हूं नवगठित सरकार से, जो नेका और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है, कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार ना कीजिए। तब तक विस्तार ना कीजिए जब तक जो है केंद्र सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करता। आप बताइए मंत्रिमंडल बनाकर करेगी क्या सरकार, जब अधिकार क्षेत्र ही नहीं उसके पास होंगे? सारे के सारे अधिकार तो पीछे से कंट्रोल करने के लिए केंद्र ने अपने पास रख लिए। एक मनोनीत जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है, आपने उसको दे दिए। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप पिछले 10 सालों से आपने चुनाव नहीं कराए। छोटा सा सवाल, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 12 कैंडिडेट आपने खड़े किए, ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल। आपको हम दुख हमारा होगा। जमानतें आप जब्त होगी। 12 की एक 12 की जमानत जमानत नहीं बची। बचा पाए। और आप हमें बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप यहाँ ये क्या उम्र करते अब्दुल्ला हैं? को भी बता रहे हैं। गिरते हैं शाह सवार की मैदाने जंग में हमने देखिए- शुरुआत की है, देखिए सनी साहब, आगे अंदर की चलेंगे। बात क्या आप है? अपने गिरबान में भी अब्दुल्ला झांक कर कांग्रेस देखिए, को साथ हमने लेके 11 निकल रहा है। खोई हैं तो आपने 32 खोई हैं। आप 61 पे खड़े हुए थे, 29 जीते हैं, 32 आपने भी आ रही हैं। कम से कम अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए, आपको भी जनता ने आपकी तो नकारा सबकी है। जमानतें और जब्त होगी ना कश्मीर भाई से साहब। तो 370 वोट का करंट मिला। अरे आपको तो जिस जमानतें जब्त 370 के होगी नाम सबकी। पर आप पूरे देश के अंदर वोट बटोरने का काम करते थे ना, वही 370 वोट का करंट कश्मीर ने आपको दिया। एक भी सीट नहीं आई आपकी कश्मीर के अंदर। क्या मुंह के लेके जाएंगे पूरे देश के अंदर? और वो भी दिन याद दीपांशु कीजिए जी। जब पूरे देश के अंदर आपके हमने मात्र 29 2 सांसद सीटें ली हैं होते और थे, भारी भरकम 500 बहुमत के साथ सीटों पे जीती आप हैं। लोग हारते 29 की थे। 29 अरे हमारी तो सीटें। शुरुआत है। और बोलने का हक चलिए, विनोद जी आप चलिए। कह रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूं, बिल्कुल बोलने बोलने का का हक है। एक मतदाता के तौर पर भी बोलने का हक है और एक राजनीतिक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट होने के तौर पर भी बोलने का और बीजेपी को चलिए, हर चलिए, पार्टी को नसीहत चलिए देने का। ऋषि सांबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी हैं, सांबा से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी बिल्कुल। ऋषि, सवाल यह है कि हर एक सरकार के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो कंडी एरिया है और वहाँ पर एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे इस सरकार के लिए कि कंडी एरिया को कैसे खुश किया जाए? देखिए बिल्कुल विनोद जी, आने वाली जो सरकार है, जब भी कुछ ही दिनों में सरकार की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो सांबा जिला जो कि कंडी का इलाका है, कंडी बेल्ट है, यहाँ पर कई सारी चैलेंजेस हैं आने वाली सरकार के लिए और वो चैलेंजेस हमेशा हर सरकार के लिए हमेशा बनते नजर आए हैं। मैं सबसे पहले इसमें अहम बताना चाहता हूं कि जो कंडी इलाका हमारा जिला सांबा का है, यहाँ पर हमेशा से ही पानी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। समस्या अगर फाफलॉन्ग एरियाज को लेकर बात करें या फिर शहरी इलाकों को लेकर बात करें, यहाँ पर पानी की लगातार ये जो समस्या है ये उभर कर सामने आई है और इसको लेकर लोगों ने लगातार संघर्ष भी किया है, विरोध भी किया है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश जो प्रशासन की तरफ से या सरकारों की तरफ से की गई है वो पर्याप्त मात्रा में कोशिश नहीं की गई है। ये एक बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर रोड कनेक्टिविटी को लेकर बात करें तो आज भी हमारे दूर दराज के फाफलॉन्ग एक ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर आज भी लोग जो है दरियाओं को पार करके अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं। रोड कनेक्टिविटी वहां पर नाम मात्र है, जीरो कनेक्टिविटी है और अगर इन कंडी इलाकों में यहाँ पर तवज्जो दी जाती है तो फाफलॉन्ग एरियाज के लोग जो है वो अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करेंगे कि उनके बारे में किसी ने सोचा है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन रूट को लेकर जो आपने बात की है, इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जैसे जो गगवाल के साथ लगता बेई नाला है वो एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है, या फिर तना नाला जो है उसके ऊपर का जो इलाका सुंब के साथ लगता है वो एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट है और पिछले दिनों में यहीं पर कई आतंकी घटनाएं जो वो हमें देखने को मिली है। तो इन इलाकों में काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि आने वाली जो सरकार होगी वो इन इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचे। ये जो कंडी बेल्ट है और खासतौर पर यहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। महिलाएं यहाँ की जो दूर दराज इलाकों की रहने वाली है, कंडी इलाके की रहने वाली है, यहाँ पर कई सरकारी योजनाएं जो है वो नहीं पहुंच पाई है, अवेयरनेस की काफी ज्यादा कमी है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी काम करने की काफी जरूरत है और अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कंडी इलाके में ऐसी मुख्य समस्या है जिसको लेकर काम करने की आने वाली सरकार को काफी ज्यादा जरूरत रहेगी। ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। लेकिन दीपांशु जी,
हम सब क्रिकेट तो देखते ही हैं, क्रिकेट मैचेस देखते हैं, और एक 12th मैन होता है। आपकी भूमिका भी इस सरकार में 12th मैन जैसी है, पानी वानी पिलाना है, बल्ला चेंज करना है। जिस तरीके से आपने बिल्कुल सरेंडर किया है, आपने कोई अनकंडीशनल सपोर्ट देने का वादा किया है। हमारी हालत कोई 12th मैन जैसी नहीं है, ऐसी शब्दावली मुझे लगता है कि हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी जो भूमिका है वो ओपनर की है। किस तरीके से? क्योंकि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का पैगाम पूरे भारत को जोड़ा, और जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताया कि आप इंडिया अलायंस पे भरोसा रखिए, क्योंकि इंडिया अलायंस का कोई भी कारकुन, कोई भी नेता, कोई भी एमएलए अपनी जगह नहीं बदलेगा, आरएसएस में नहीं जाएगा। इसका फायदा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। उनको भरोसा इंडिया अलायंस में मिला कि अगर हम इंडिया अलायंस को जिताते हैं तो ये सही मायनों में इंडिया की सरकार होगी, और इस सरकार से कोई भी भाजपा आरएसएस में नहीं जाएगा। इसलिए हमारी भूमिका एक राष्ट्रवादी पार्टी होने की तरफ से एक ओपनर की है, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमारे जो सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने कुछ बातें की, मैं बहुत कम समय में इनका जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात क्यों नहीं करती, पाकिस्तान की बात क्यों करती है। एक हंसी का पात्र है, तालियां होनी चाहिए इस पे, कितना झूठ बोलते हैं ये। 2014 से इतिहास उठा के देख लीजिए, भाजपा आरएसएस मात्र हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्हीं 5-6 चीज़ों पे अपना पॉलिटिक्स यहाँ पे करती है। और जहां तक जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुद्दों की बात की, यहाँ पे रोजगार की बात की, यहाँ पे हमने कहा स्मार्ट मीटर को निकाल देंगे, पानी के टैक्स को निकाल देंगे, प्रॉपर्टी के टैक्स को निकाल देंगे, यहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे। हमने जमीनी इश्यूज पे चुनाव लड़ा, जमीनी इश्यूज को आगे रखे, चुनाव को जीता। और ये बात करते पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली, हमारे देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आईएसआई को जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन लाने के लिए बुलाया था। ये किस मुंह से बात करते हैं? और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। हम वो जमात है विनोद जी जिसने पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप तो सिर्फ बात करते हैं, हमने करके दिखाया था। चले नहीं गए, अभी भी आज हम उसी पॉलिसी पे है। जब जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होता है, हम सामने आके लड़ाई लड़ते और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। आपकी तरह राजनीतिकरण नहीं करते। आपके हमारे प्रधानमंत्री पुलवामा के वक्त कहते थे कि पुलवामा के वक्त कहा गया पहले टाइम, फर्स्ट टाइम वोटर्स को कि पुलवामा के शहीदों को याद करो और मुझे वोट दो। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। पुलवामा के शहीदों को याद करके वोट दो, ये शब्दावली है देश के प्रधानमंत्री की। आपके गवर्नर ने कहा हेलीकॉप्टर टाइम पे नहीं दिया गया, जवाब दे दिया मैंने आपको। शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ मसले हैं, बेरोजगारी मसला है, महंगाई मसला है, आतंकवाद मसला है। 10 साल की आपकी हुकूमत रही जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आने वाला टाइम देखिए, आपने जो सपोर्ट किया ना नेशनल वो भी डूबेगी। भाजपा का सुपड़ा और मुरुगदोला चाहता है कि कांग्रेस बाहर निकल जाए, उसको मालूम है ये 6 लोग मुझे भी डूब ले जाएंगे। भाजपा का पूरा जो ये खूनी कमल है, भाजपा का जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हम। यहाँ पे प्रगतिशील सरकार आएगी। देखा ना, अभी 6 पे आ गए हो, सही मायने में। अरे कैसे गिर रहे हो, 6 पे आ गए हो, 6 पे, और सब जगह जवानते जब आपकी आप नसीहत दे रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी, अरे आपका नामो निशान नहीं, लखनपुर से लेकर जोरी तक किसी ने आपको सुना ही नहीं, देखा ही नहीं है। जीत गए तो क्या जीत गए? ये अभी मुद्दा नहीं। इंडिया अलायंस की सरकार है, जनता की, गरीबों की, महिलाओं की, पिछड़ा वर्ग की सरकार, किसानों की। अरे भाई हम भी यही कह रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार है, लेकिन जो हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री है ना, वो आपको साथ नहीं लेना चाहते हैं। ये ऐसी वो इसीलिए डिले हो रहा है, वो आपको बाहर निकाल रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो मेरी सरकार चलेगी। हमारे नेता भी वो दबे जवान बोल भी रहे हैं, जाइए भाई साहब, आप जाइए, 6 बाहर जाइए, मुझे चलाने दीजिए सरकार। हम जम्मू कश्मीर खुशहाल करके देंगे। अरे यही, अरे खुशहाल क्या, मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कि मनोनीत मुख्यमंत्री। अरे मनोनीत तो माननीय उपराज्यपाल जी हैं। अरे भाई अभी शपथ नहीं ली है ना, अभी शपथ नहीं ली है, वहां पर दे दिया, अभी शपथ नहीं आप अभी मनोनीत। अरे अरे हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, घोषणा कर चुकी है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं एनसी उनकी घोषणा कर चुकी है, घोषणा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ नहीं ली अभी। भैया शपथ मनोनीत माननीय उपराज्यपाल जी जिनको आपने सारा अधिकार क्षेत्र दे दिया, जनता के मतदान के अधिकार को खोखला कर दिया, और जिस 29 सीटों का आप ढोंग कर
रही हो मंत्री ना, है वो कांग्रेस को साथ नहीं लेके जाना चाहते। आंक रहे हो आप, वो तभी तो सबको डिले हो रही है, पता क्योंकि है वो कांग्रेस कि को बाहर चुनाव निकालना आयोग की चाहते हैं। मेहरबानियों से मिली है, वो ईवीएम के आशीर्वाद से मिली है, वो सानी साहब 29 बात सीटें सुनिए। यहाँ आने वाली नहीं थी। अरे हाँ, अब EVM आ गई है। 5% का वोट का हेरफेर EVM हुआ आ है गया। आखिरी 21 घंटे के बाद। वो भी चीजें याद कीजिए, वो जनता से छिपी हुई अरे नहीं आप बात है। ये मेरी सुन नहीं तानाशाही रहे हो। का अंत शुरू आप हो बात चुका सुनिए। है। जम्मू कश्मीर देश का ताज था, है और रहेगा, और यहीं से आपके जो है पतन का कारण ताज बनेगा। बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी ये कड़ी तो मेहनत झांकी थी, है। ये यहाँ से 370 का मिलिटेंसी जो करंट मिला ना बढ़ाना, कश्मीर यहाँ से, शांति ये लाना, झांकी थी। ये तो मानना चाहिए महाराष्ट्र आपको। और आप झारखंड में उल्टी बात असली कहने पिक्चर अभी जाते हो। बाकी है, वो भी देखिएगा महाराष्ट्र की। और हरियाणा विनोद जी, का आप बात चर्चा सुन भी कर लीजिए लीजिए। कि ये जो सरकार का डिले होना, ये सबसे ज्यादा क्या है हरियाणा कि में जो ले लिया उतनी। हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री, उतने इन्होंने। जो आने वाले इनकी मुख्यमंत्री है ना, ड्यूटी बन चुका है ये। अरे हरियाणा देख ही लिया आपका क्या हाल हरियाणा में हुआ आपने है, ओथ जीते लिया, हुए हरियाणा तो full सब fledged कुछ state है करवा ना। रहे थे। हरियाणा में ओथ ले लीजिए, अरे ये कटाक्ष करने से अरे पहले हरियाणा में पहले ओथ क्यों नहीं यहाँ लिया आपने? देखिए, हरियाणा में ओथ उमर क्यों साहब नहीं लिया आपको ना? साथ यूनिट लेके टेरिटरी चलने वाला वाले नहीं है, प्रोसीजर इसीलिए डिले हो रहा follow है। कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी कांग्रेस को फिक्र बाहर निकालो, आपने फिर मैं जनता ने सरकार निकाल बनाऊंगा। दिया, अपनी फिक्र कांग्रेस कीजिए। अरे इसीलिए डिले हो रहा है, देखो, आपको पता ही नहीं अंदर की क्या बात देश की है। आत्मा है, वो देश बिल्कुल की आपके आत्मा साथ देश से चलना बाहर नहीं नहीं चाहते जाएगी। हैं। RSS उनको का पता पूरी है कमल डूबता बाहर जहाज जाएगा। है, भाजपा का नेशनल पूरी कॉन्फ्रेंस कमल को भी साफ हो डुबो जाएगा। देगा। ये उसको देश पता की है आत्मा डूबता जहाज। 2014 में भी हारी, 19 में भी हारी, 24 में भी हार गई। ये देश की आत्मा हार क्यों रही है, ये तो लोग जानना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो इनका पाकिस्तान का प्यार, उनके प्रति स्नेह, बिरयानी खाने उनके जाएंगे, प्रति पूछे इनको चिकन इतनी बिरयानी थी, मटन बिरयानी थी, इतना पूछिए जरा। फिक्र है ना, जो उसी से मटन बिरयानी थी, चिकन लोग बिरयानी समझ थी, गए कौन सी हैं। बिरयानी लोग- खाता है? चलिए, लोग चलिए दीपांशु ISI यार। को क्यों बुलाया था यहाँ पे? चलिए दीपांशु जी बोलिए, बताइए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब नहीं, प्रधानमंत्री मैं के आपसे सामने आपसे पाकिस्तान का सवाल शुक्रिया करते हैं। आपसे सवाल आपकी वजह पूछ से रहा चुनाव यहाँ पे हुआ हूँ, देश है। की तो ये आत्मा बात हार करते क्यों हैं। रही है? सवाल, कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा हार देश की क्यों रही आत्मा है? है, कांग्रेस पार्टी 2014 अभी भी 19 दो के डिजिट में है ये, कांग्रेस तीसरा पार्टी- डिजिट तो बना ही कांग्रेस नहीं। पार्टी देश की आत्मा है। लगातार तीन कांग्रेस बार पार्टी दो डिजिट में हिंदुस्तान की हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर मोहल्ले में है। हम हिंदुस्तान के लोग जन्म से पहले कांग्रेसी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सियासत में हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं है। भाजपा भी कभी 2 डिजिट पे थी, आज इनका वक्त आया तो आज ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वक्त और है मैं इनका। इनका वक्त नहीं आया, अभी कोई बात लोगों नहीं, ने लाया कोई है। बात नहीं, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी अरे है। जमहूरियत हर 5 है। साल के बाद वोट पड़ते हैं। पूरे आपका तो हिंदुस्तान का 140 लोग जो है 2024 ना, में वो 400 सब पार माननीय कहते थे, प्रधानमंत्री मोदी और 240 भाजपा पे की विचारधारा के आके साथ अटक खड़े गए। हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कांग्रेस की गोदी मीडिया, विचारधारा को सबका लोगों ने इन्होंने साथ लिया। ठेला दिखा फिर दिया भी है। अयोध्या से तभी हार हार रहे हो गए। सब जगह। अयोध्या से और भी अभी चुनाव भी- हार अभी गए भी भाजपा आपको के। इतना अयोध्या से अहंकार भी है, चुनाव कहने हार की गए। बात अहंकार नहीं। नहीं है, देश के लिए प्रेम है, देश के लिए परेशानी है कि किस अरे लोग RSS सुन के के हाथों बात पे देश हंसते चला गया हैं है कि यहाँ पे आज देश की हालत कांग्रेसियों क्या को बन चुकी है। देश के प्रति प्रेम है, लोग सुन के हंसते हैं। सुन के तो आपकी जहाँ- आरएसएस की शक्ल देख के लोग हंसते हैं यहाँ पे कि देश को किस गलत में आप लोगों ने डाल दिया। क्या बात करते हैं? अरे आरएसएस की आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं, ऐसे आरएसएस का आरएसएस क्या जानना है? शोर देश बचा विरोधी रहे। संगठन की अरे आप हिस्ट्री अकेले पढ़ते हो। कश्मीरी देश पंडित हो या विरोधी- यहाँ आ गए हो। राष्ट्र 99% विरोधी कश्मीरी अंग्रेजों पंडित के- भारतीय अंग्रेजों के जनता पार्टी की हिस्ट्री विचारधारा हम और नहीं आरएसएस के जानते। साथ। अंग्रेजों के मुखबिरों की हिस्ट्री हमको नहीं जाननी है। आपको पता होना आप चाहिए चलिए, कैसे चलिए, वहां से चलिए। हमारे हम कश्मीरी सावरकर, पंडितों को भाइयों ने गोलवलकर, रातों रात अजय, निकाला था। हेजवरकर, यही सरकारें थी ना कांग्रेस की दीपांशु, सरकार। आप हमें ये बताइए, आपने विस्तार किया, देश का विस्तार किया, ये कश्मीर इशू को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जाने की इतनी जल्दी क्या थी? फिर यूनिलैटरल सीजफायर, देखिए, मैं हमारी सेना आगे जा रही है, पीओके को काउंटर कर रही है, और आपने कहा यूनिलैटरल सीजफायर हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप यूएन चार्टर 5 और चार्टर 6 पढ़ लीजिए। जी, वहां पे यूएन चार्टर 5, यूएन चार्टर 6 ये कहता है कि अगर कोई भी उस वक्त 47 के जो वक्त था, कहीं भी कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहेगी तो वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स आएगी। उस वक्त हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सूझबूझ की तरह, एक इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेशंस की तरीके से आर्टिकल चार्टर नंबर 5-6 का उपयोग किया, यूएन पे जाके बात रखी ताकि यूएन से पीस कीपिंग कमांडोज यहाँ पे ना आए। जो हाल वियतनाम का हुआ वो ना हो, क्योंकि अगर पीस कीपिंग कमांडोज यहाँ आते ना दीपांशु भट्ट यहाँ पे रहता ना आप यहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ, पीएचडी किया मैंने, मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप जाके पढ़ लीजिए। आप नागपुर से जो ये गटर पे किताबचा होता आप कह रहे हो ना, मैं 47 की बात कर रहा हूँ। यूएन चार्टर का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया है। शंभ वहां पाकिस्तान को दे दिया। ये और यहाँ जितना जीता हुआ एरिया ये था, गलत बात वो है, वापस दे ये दिया। गलत अरे बात मैं रहने वाला है, हूँ ये शंभ गलत का। बात है। आप रहने वाले मेरी जरूर हैं, आपकी जन्मभूमि इज्जत है। करते हैं हम लोग, सारा- लेकिन सारा आप वो उस टाइम एरिया वहाँ दे दिया। इंटरनेशनल रिलेशन जीता हुआ उसको वापस दे दिया। जियोपॉलिटिकल और सिनेरियो को देखिए, जीत के भी हार यहाँ गए। पे इतना आसान नहीं है सब कुछ बोलना। नहीं, उस वक्त जो प्रधानमंत्री हिस्ट्री का जवाहरलाल
जवाहरलाल पता नहीं नेहरू है, जी ने पहले किया, पढ़ के आइए। जम्मू कश्मीर चलिए को चलिए भारत का एक चलिए, अभिन्न अंग चलिए। बनाया। पांशु जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मनीष जी,
क्या वाकई में आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक स्ट्रोक में 1 लाख लोगों को नौकरी देना, SSRP पर इतना बोझ कैसे डाल देंगे? आप मान लिया ठीक है, आपने बनाया घोषणा पत्र और उसमें प्रलोभन दे दिए, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पॉसिबल है कि नहीं है। 12 वन गो में 1 लाख लोगों को आप सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी की बात करें तो आपका जो कंपोनेंट है सैलरी कंपोनेंट, वो भी वहां से केंद्र सरकार से मांगना पड़ता है आपको। देखिए बड़ी चैलेंजिंग इससे दुर्भाग्य- भी ज्यादा चैलेंजिंग है अगर केंद्र सरकार जो है वो इस तरह से इनके ऊपर दया दृष्टि ना रखे, ऑपरेशन लोटस ना कहीं चला दे। चैलेंजिंग तो ये चीजें हैं, जनता की सेवा करना किसी सरकार के लिए चैलेंज नहीं है। देखिए अगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना तो सभी चीजें संभव है, और कई सरकारों ने ये कर भी दिखाया है। और जम्मू कश्मीर के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास टैक्स की कमी नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास पर्यटकों की कमी नहीं है, बहुत रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को अगर केंद्र सरकार चलने देगी, अगर मनोनीत उपराज्यपाल जी यहां पर चलने देंगे, तो मुझे लगता है तमाम चीजें संभव हैं और तमाम चीजें कर कर भी दिखाई जा सकती हैं। नीयत की अभी जो बीजेपी बात कर रही थी, नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। मैं कहता हूं वो केंद्र सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की उनकी चुनी हुई साफ सरकार है। के प्रति। तभी यहाँ पर अभी ये शांति गोला आई बारूद है। की बात कर रहे थे, अरे कि तभी यहाँ से शांति जो है आई है। सामान जाएगा, तभी आज पाकिस्तान से बेल्ट गोला बेल्ट बारूद फोर्सेस जाएगा। के क्या वो सरकार का नौजवानों को जब पत्थर जम्मू मारते थे कश्मीर ना, सरकार सब का कुछ देखना यहाँ से है, भगाया। एजेंसियों और के ऊपर ही शांति उंगली लाई खड़ी है। कर रहे हैं, एजेंसियों की काबिलियत अरे पर ही हम तो उंगली ये खड़ी कह कर रहे रहे हैं हैं। कि कैसे आप आ जाएगा सिलेंडर जम्मू देंगे। कश्मीर का गोला 12 सिलेंडर पाकिस्तान से देंगे। गोला बारूद यहाँ 12 पर। सिलेंडर और अभी देंगे। बात कर रहे थे कि यहाँ- पहले यहाँ जो है बहुत नीचे सारे है, हमारे तभी क्षेत्र जो देंगे। है जम्मू कश्मीर श्रीनगर के वाले पाकिस्तान को जेल दे में दिए गए। देंगे। अरे 10 साल क्या 200 पकौड़े यूनिट तल रहे बिजली फ्री दोगे। थे, 11 साल अरे ये होने वाले बात करो ना। हैं मोदी सरकार को, वो क्षेत्र वापिस लेने दे। क्यों नहीं लिए इतने सालों से क्षेत्र? पीओके का ढोंग कर रहे हो आप, आज तक पीओके आप लोग वापस नहीं ले सके। अब कब लिया जाएगा पीओके? अब तो जम्मू कश्मीर से आपकी सरकार भी नहीं है, अब तमाम चीजें जो है वो खामोश हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार को जो है वो परेशान करने का दौर शुरू होने वाला है केंद्र सरकार की तरफ से। और ये तमाम विपक्षी स्टेटों पर देखा हमने, वही बीजेपी का रवैया जो है जम्मू कश्मीर के प्रति भी देखने को मिलेगा। इसीलिए विचारधारा सबसे के साथ पहली खड़ी मांग है। है कि माननीय जम्मू प्रधानमंत्री कश्मीर मोदी जी के को साथ राज्य खड़ी है। का दर्जा दिया जाए, आपकी उसके बाद जो है वो पूरी बात की जुबान पे जाए, क्या बात उसके बाद करें? मंत्रिमंडल का चलिए विस्तार किया जाए। मनीष जी अगर आप पूरा- कह रहे हैं कि 370 का करंट दिया है। आप देखिए 1,26,000 ज्यादा वोट लिए हैं इन्होंने, देखिए और सीटों 5 पर नहीं सीटें है ना। ज्यादा वोट ली। लेने से तो 2024 सरकार नहीं बनती। कांग्रेस ने वोट लिए हैं वहां हरियाणा में बहुत ज्यादा। कितनी सीटें आई कांग्रेस की? बीजेपी की सत्ता आई ना। ये तो अपनी सहूलियत है, कहीं हम लोग वोट का जिक्र करेंगे, कहीं हम लोग सीटों का जिक्र करेंगे। नहीं, हम आपका सीटों पर आइए ना, आपकी तो आंकड़े 12 तो की 12 सीटों पर है। नहीं, अरे हम स्वामी जी, मानते हैं, 12 हम की मानते 12 हैं, सीटों हम पर पहली बार जुबान खड़े हुए टिकता थे। है। हम देश की आपकी सबसे बड़ी 12 पार्टी सीटों पर नहीं ही है, जुबान हम टिकता बहुत है। छोटी एक पार्टी भी है। सीट वो पे आप पार्टी है जुबान जिसके नहीं पीठ टिका के ऊपर आपने तो आप छुरा हमें- मारा, हमें जिससे बात निशान सुनाओगे, छीन लिया, हम जिससे आपकी बात चुनाव सुनेंगे। निशान छीन लिया, नाम छीन लिया। आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी हो। आपने तो जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट बटोरे हैं, और पूरे देश ही सबसे बड़ी नहीं पार्टी विश्व के अंदर अमेरिका में भी डंका बजाया कि हमने आज पूरा कश्मीर में भारत ये के कर दिया। एक-एक तो बच्चा 370 वोट का भारतीय करंट जनता मिला ना पार्टी की कश्मीर विचारधारा के से। साथ अगर है। हमने इसलिए 11 हम देश सीटें की आ रही सबसे हैं बड़ी तो पार्टी है। 32 आपने भी आ रही हैं। जम्मू अरे, कश्मीर की जनता ने आपकी तो नकार 12 दिया। की 12 जुबान कम से से ही कम कब आप जनमत अच्छी बात कीजिए, लोग कदर सुने। कीजिए। जनमत की कदर 32 सीटें आ खाम रही है खाम आपने, खाम बिल्कुल खाम आ रही है। अरे और मैं जो बता रहा 29 हूं, जीती 12 है सीटों वो पे भी आपने चुनाव 12 की आयोग 12 के जुबान दे आशीर्वाद दी। से 200 से ईवीएम के ज्यादा वोट ही आशीर्वाद नहीं से पड़े जीती आपको। है। जनता को सब पता है। हरियाणा में भी क्या हुआ वो भी जनता के सामने है सब चीजें। जब ये एजेंसीज आपका दीपांशु जी काम करना बंद कर देगी ना, दीपांशु आप जी से वापिस जो है बड़ा नीलपट्टे सन्नाटे संगीन में आ सा जाओगे। सवाल दीपांशु जी से रहेगा। दीपांशु जी, आपने अपनी क्वालिफिकेशन का जिक्र किया कि आप डॉक्टरेट हैं, PhD आपने की हुई है। क्या इस तरह के प्रलोभन अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत देते हैं कि जब आप कहेंगे कि एक स्ट्रोक में 1 लाख रोजगार दे दिया जाएगा, वो भी सरकारी नौकरियां, आप प्रत्येक फीमेल को इतने पैसे देंगे, इतने मुफ्त सिलेंडर देंगे, इतने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आप तो डॉक्टरेट किया है आपने, हम किस दिशा में अपनी अर्थव्यवस्था को लेके जा रहे हैं? आपको मौजूदा अर्थव्यवस्था का भी पता होना चाहिए कि हम कैपेक्स कितना है हमारे पास और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, ये चिंता का मौजूदा- विषय है। बिल्कुल आपने बात सही बोली। मौजूदा अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही है वो तो भाजपा की देन है, ये तो श्योर शॉट है यहाँ पे। और दूसरी बात जो आपने बोला कि 1 लाख नौकरियाँ आप एकदम से कैसे भरेंगे, हमने ये बोला है जो 1 लाख खाली पद है उनको भरेंगे, वो पहली वैकेंसी है, खाली वहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात है। हम भाजपा आरएसएस की तरह एपटेक
जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी या मेरिट ट्रैक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को जम्मू में ठेका नहीं देंगे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खराब करने का। हम एक झटके में जो खाली वैकेंसी उसको भरेंगे, बहुत आसान है। और बाकी जो हमने बोला कि घर की जो महिला मुखिया है उनको 3,000 रुपये देंगे, बजटरी एलोकेशन करेंगे। हमारे पास नियत है वैसी, हमारे पास नीति है वैसी, हमारे पास नेता है वैसे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारी पार्टी में है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हमारी पार्टी में है, चाहे वो बेरोजगार लोगों को बता देना वो भी देना, ये अलग बात है। देखो पॉलिटिकल डिस्कशन अलग है। अब मैं हमारे बड़े भाई, मेरे सम्मानित, मेरे भाजपा के सम्मानित यहाँ पे प्रवक्ता, मुझे देखिए विनोद जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे ये बोलेंगे मैं बोलूंगा जनता को समझ नहीं आएगा। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल है, मैं आपसे हाथ जोड़ के सवाल पूछना, नहीं एक सवाल पूछना चाहूंगा, बिल्कुल एक सवाल, मुझे इतना बता दीजिए, आपने पीओजे की बात की ना? नहीं विनोद जी, इन्होंने पीओजे, अब देखिए मैं अपनी आवाज उठाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। पीओजे की बात की आपने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए 30 लाख का पैकेज बनाया, उसमें खाली 5.5 लाख मिला, 24.5 लाख किस भाजपा के नेता के जेब में है? मुझे बताइए, 24.5 लाख रुपए भाजपा के किस नेता के जेब में है जिसपे हक मेरे पीओजे के भाई बहन का था? 24.5 लाख पर फैमिली हक पीओजे का था। भाजपा के किस नेता ने खाया पैसा? जिन्होंने 5.5 लाख दिया, पीओजे का पैसा खाया, भाजपा ने किस पीओजे के परिवार का पैसा खाया? नहीं 24 लाख रुपए कहाँ है? 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 भाजपा के पता ही नहीं है कुछ। अरे आपने बेड़ा गर्क कर दिया रिफ्यूजियों के नाम पे, आप सिर्फ पैकेज कर रहे हैं। 5.5 लाख भाइयों के लिए 7 साल में आपको किसने मना किया था? हमने पैकेज दिया है, मना किया था 50 लाख 10 लाख 30 लाख को आपको किसने मना किया था? 10 सालों से सरकार आ रही है, मोदी जी ने, भाजपा ने दिए हैं, आपने सिर्फ वोट लिए और इस्तेमाल किया है, तभी आपकी ये हालत है। आज पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस लुप्त हो रही है, ये डूबता जहाज है, यही कारनामे आपने किए हैं। और रिफ्यूजियों के एंटी, कांग्रेस हमेशा रिफ्यूजियों के एंटी रही है, और मोदी जी ने सारे हाथों को दिए। आपको पता ही नहीं है, ऐसा बिना सोच समझे आप आ गए यहाँ। आपको पता है रिफ्यूजियों के सारे हकों को आज भाजपा ने दिए हैं। कौन से हक? अरे आपने 60 साल दे देना, 4 हक गिनाइए, 4 हक। मालकाना हक 71, 65, 47 को मालकाना हक किसने दिया? अरे 5.5 लाख किसने दिया? कब की है? छोड़िए नोटिफिकेशन, आपको पता ही नहीं है, ये 20 लाख नहीं है, नोटिफिकेशन तो किया क्यों नहीं? 24 लाख रुपए 30 लाख दीपांशु जी आपसे सवाल है, चलो भाजपा ने गलती की है, अब आपकी दिल्ली जम्मू कश्मीर में आपकी हुकूमत है, दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाएंगे। पीओजेके के जो पैकेज 24 लाख है जो खाया भाजपा ने, हाँ वो क्या दिलवाएंगे आप? बिल्कुल क्यों नहीं दिलाएंगे? तो 60 साल में क्यों नहीं दिया? हमारे भाई बहन है विनोद जी, 1 रुपया नहीं दिया 60 साल, झूठ बोलते हैं। 5.5 लाख मोदी जी ने हर घर का दिया है, आपको पता ही नहीं है, खा लिया। आपने सिर्फ वोट लिए और सारा बेड़ा गर्क किया रिफ्यूजियों का, और सारे हक हकूक जो है भाजपा ने दिए, भाजपा ने दिए, ताड़ी मारिए और अपने लोगों को भी बताइए, जानकारी लेके आइए, पढ़ के आइए कि भाजपा ने क्या किया रिफ्यूजियों के लिए। वेस्ट पाकिस्तान ने रिफ्यूजियों को हक दिए, 71 के रिफ्यूजियों को हक दिए, 65 के रिफ्यूजियों को हक दिए, 47 के रिफ्यूजियों को हक दिए, 5.5 लाख रुपया दिया। आपने क्या दिया? 5.5 हमारा दिया हुआ, वो हमारा पैकेज हमने बनाया, आपने था, और किसने बनाया? जो दिया वो आपने दिया था, और देना था ना 60 साल में, किसने रोका था? 30 लाख ऐसे झूठ बोलते हैं, जानकारी नहीं है, जानकारी पूरी बिना जानकारी के मनोनीत विधायकों पर भी वो चर्चा बंद हो चुकी है। वो जो 5 थे, क्योंकि बीजेपी को पता वो सरकार तो बना नहीं सकते, अब वो ना तो 2 कश्मीरी विस्थापितों के मनोनीत पर कोई माननीय उपराज्यपाल जी कुछ खुलासा कर रहे हैं, ना बीजेपी कुछ बताने जा रही है, महिलाओं पर भी अब ये लोग मौन हो चुके हैं। यानी जनता ने पूरी तरह से इनके मुंह पर जो है वो टेप लगा दी है, वही टेप लगाई है जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे जब उठते थे ना, तो बीजेपी का कोई नेता बाहर नहीं आता था, चाहे वो टोल का मुद्दा हो, संपत्ति कर का मुद्दा हो या स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो। उस समय जो बीजेपी के मुंह पर टेप लगी थी ना, वही टेप अब जनता ने बीजेपी को जो है उनके तमाम नेताओं के मुंह पर पूरी तरह से लगा दिया। अब यहाँ पर बहस कर लीजिए, कम से कम ये तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर से आपका सुपड़ा साफ है, आप सरकार नहीं बना सकते, पूरी तरह से नकार दिया जनता ने आपको, और देश की सबसे बड़ी पार्टी इतनी बड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर मुंह की खानी पड़ी, 90 उम्मीदवार भी नहीं थे इनके पास,
और अगर लोकसभा चुनावों की याद करेंगे तो मात्र 2 उम्मीदवारी दिए जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर में 3 उम्मीदवार तब भी नहीं दे दोनों जीते, सके, और इस बार भी जो है भारी बहुमत के 61 साथ उम्मीदवार देकर आधे भी नहीं जीत पाए। आपको तो बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक शब्द को डिफाइन करेंगे, सुपड़ा साफ किसको कहते हैं? देखिए कश्मीर से सुपड़ा साफ ही हुआ, कश्मीर से सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा कश्मीर के अंदर। किसी को सुपड़ा साफ बता दीजिए, बीजेपी कितना जो है दावा करती थी कि हमने कश्मीर के अंदर अमनवादी कर दी, कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया। बताइए कश्मीर में क्या मिला इनको? ना तो लोकसभा के अंदर ना विधानसभा के अंदर। इसी को सुपड़ा साफ कहते हैं, जो बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। 370 वोट का करंट जो है वापिस कश्मीर की जनता ने आपको दे दिया, जो ये तय करता है कि आपने जितने निर्णय लिए जम्मू कश्मीर को लेकर, तमाम निर्णय जो है वो जनता ने नकार दिए। अरे भाई लोग सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे कि शिवसेना का एक प्रवक्ता, सुनने को छोड़ा गया आपने, प्रेसिडेंट है स्टेट के 12 विधायक यहाँ इलेक्शन लड़े, किसी ने भी चलिए विधायक लड़े, यही सच चलिए, होगा। चलिए, चलिए। हमारा विधायक ही जो है वो लड़ेंगे शिवसेना को। भारतीय जनता आप पार्टी का फिक्र पार्ट मत बनाएंगे। कीजिए, फिक्र मत कीजिए, ये भी आने वाला समय देगा। लोगों को पता तो चले कि आपने क्या किया। 200 से ज्यादा तो वोट ही किसी ने नहीं लिया, तो आप हमें देख लीजिए एक बार और चुनाव आयोग की साइट खोलकर, चुनाव आयोग की साइट खोलकर देख लीजिए, कहीं हमारे वोट की तो नहीं चले गए वहीं पर। हमारे दोबारा चुनाव के नतीजों के बाद भी तो नहीं गड़बड़ कर दी आप लोगों ने। चलिए दीपांशु जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ये एक चुनौती भरी सरकार रहेगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि जून 2018 में सरकार गिर गई थी और उसके बाद से 6 सालों बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। और नेशनल में देखा जाए तो 2014 और 2024 में ही चुनाव होने जा रहे हैं। और जो सरकार को मैंडेट मिला है उसमें एक पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मैंडेट मिला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसको कश्मीर से मैंडेट मिला है। इसका समन्वय तालमेल बनाना और 239A के तहत यहाँ पर यूटी लगी है, और उसमें भी जहाँ अधिकार जो रहते हैं केंद्र सरकार का रहते हैं, केंद्र सरकार के समन्वय तालमेल बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।